हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ नितिन नीगरा और आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं वो क्लास 10 का चैप्टर नंबर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स चैप्टर का नेम है। और इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, सेकंड पार्ट आज हम कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या किया था मैं आपको एक बार बता देता हूँ। फर्स्ट पार्ट में हमने किया था कि पीरियोडिक टेबल की ज़रूरत क्यों पड़ी, वाई पीरियोडिक टेबल इज़ रिक्वायर्ड। और पीरियोडिक टेबल जब बन रहा था तो स्टार्टिंग में एक साइंटिस्ट थे डॉबरनियर, उन्होंने क्या किया था, ठीक है। उसके साथ अभी और जो पीरियोडिक टेबल में कुछ कुछ क्या क्या चेंजेस थे, डॉबरनियर ने क्या किया था, सब कुछ हमने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हुए किया था। तो आज इसका सेकंड पार्ट हम कर रहे हैं। तो सेकंड पार्ट में जो हमने पढ़ा था डॉबरनियर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने जो अपना पीरियोडिक टेबल बना करके जो रखा था उसमें उन्होंने तीन तीन एलिमेंट्स को अरेंज किया था। उन तीन तीन एलिमेंट्स को हमने नाम दिया था ट्रायड्स का। ओके, याद कर लेना और फर्स्ट वीडियो आप देख भी लेना। अच्छा, आज जो हम करने वाले हैं, ठीक है, वो उसे आगे करने वाले हैं। और एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, जो आपके सब्जेक्टिव पेपर रहेंगे जिसमें आपने आंसर राइटिंग करनी है, वो आंसर राइटिंग के लिए मैंने यहाँ पे कुछ नोट्स लिख रखे हैं ऑलरेडी, ताकि मेरा टाइम सेव हो, वीडियो जल्दी बने। ये नोट्स आप एज इट इज़ नोट कर लो और आप ये आंसर लिखो। आप फिर देखो आपको कितने अच्छे मार्क्स मिलते हैं। मैंने बिल्कुल एकदम पॉइंट टू पॉइंट बहुत ही बढ़िया तरह से जो है आंसर बना करके लिखे हैं। तो डॉबरनियर ट्रायड्स के बाद जो सेकंड साइंटिस्ट आया जिन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाने की शुरुआत करी, उनका नाम था न्यूलैंड। उनका नाम था न्यूलैंड। तो जो न्यूलैंड थे, न्यूलैंड ने जो अपना लॉ दिया, जो अपना पीरियोडिक टेबल क्रिएट किया, उसको बोलते हैं न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। न्यूलैंड ने जो लॉ दिया उसका नाम क्या है? न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। ऑक्ट का मतलब आप सबको पता ही है, ऑक्ट का मतलब होता है 8, 8, 8 होता है ना। अच्छा, तो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या बोलते थे कि जो मैं पीरियोडिक टेबल क्रिएट कर रहा हूँ उस पीरियोडिक टेबल पे जो फर्स्ट नंबर पे मैं एलिमेंट रखूँगा, ठीक है, जो फर्स्ट नंबर पे मैं एलिमेंट रखूँगा उसकी प्रॉपर्टीज़ एट्थ नंबर पे जो एलिमेंट मैं रखूँगा उससे सेम होंगी। एग्जाम्पल के लिए आप समझो कि रोल, जैसे कोई क्लास है उसमें कुछ बच्चों को रोल नंबर डिस्ट्रीब्यूट कर रखे हैं, तो जो रोल नंबर 1 है और जो रोल नंबर 8 है, जो रोल नंबर 1 है और जो रोल नंबर 8 है, उन दोनों को आप सेम सेम चीज़ दो, या उन दोनों की ड्रेस सेम हो, या उन दोनों की प्रॉपर्टी सेम हो। वही न्यूलैंड बोलता है कि जो मैं पीरियोडिक टेबल बना रहा हूँ ना, उस पीरियोडिक टेबल के अंदर फर्स्ट एलिमेंट और एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ सेम होगी। अच्छा, अब एक चीज़ और कोइंसिडेंस हुआ कि जैसे जो म्यूज़िक होता है, म्यूज़िक में 8 जो है नोट्स होते हैं, 8 सुर होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी है सा रे गा मा पा धा नी सा। तो आप देखो जो फर्स्ट सुर होता है वो सा होता है और एट्थ सुर होता है वो भी सा होता है। तो यही न्यूलैंड कह रहा है कि फर्स्ट और एट्थ की प्रॉपर्टी सेम होगी, यानी कि सा यहाँ पे भी सा, सेकंड यहाँ पे रे है तो नाइन्थ कौन होगा? रे होगा। यानी कि इन दोनों में जो है फर्स्ट और एट्थ की प्रॉपर्टी सेम होंगी। अच्छा, एक चीज़ और, जब मैंने आपको डॉबरनियर्स लॉ ऑफ ट्रायड्स पढ़ाया था तो मैंने उसमें कहा था कि जो डॉबरनियर थे ना, डॉबरनियर ने क्या किया था कि जो वो अपना पीरियोडिक टेबल क्रिएट कर रहे थे, जो अपना पीरियोडिक टेबल वो क्रिएट कर रहे थे, उसमें उन्होंने कहा था कि जब भी मैं अपना पीरियोडिक टेबल क्रिएट करूँगा तो उस पीरियोडिक टेबल के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ होंगी, ठीक है, वो किसको बेसिस मान के मैं लूँगा, वो है फंडामेंटल राइट्स। जो था उनका क्या था? फंडामेंटल राइट बोल रहा हूँ मैं। फंडामेंटल प्रॉपर्टी होगी कौन सी? एटॉमिक मास। भाई दो चीज़ें होती हैं, एक होता है एटॉमिक मास, एक होता है एटॉमिक नंबर। जैसे कार्बन की बात करें, आपका क्लास 10 के पास कार्बन भी एक चैप्टर है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, एटॉमिक मास होता है 12 होता है, ठीक है। सिमिलरली जो ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनके एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास आप याद कर सकते हो, आपको पता भी होंगे। तो ये जो एटॉमिक मास मैंने बोला ना कार्बन का 12 है, तो इस 12 को ध्यान में रख के पीरियोडिक टेबल क्रिएट करा गया था, ठीक है।
6 को ध्यान में रख के नहीं किया गया था। तो एटॉमिक मास क्या होता है, किसी भी एटम के अंदर कितने प्रोटॉन न्यूट्रॉन है उनको एटॉमिक मास बोलते हैं, और किसी भी एटम के अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है, सिर्फ प्रोटॉन, उसे एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो जितने भी साइंटिस्ट आएंगे वो सभी के सभी क्या करेंगे, एटॉमिक मास को फंडामेंटल प्रॉपर्टी मानेंगे, एटॉमिक नंबर को वो इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। एटॉमिक नंबर को जो इंपॉर्टेंस देगा वो होगा हेनरी मोसले। वही हेनरी मोसले ने ही एक पीरियोडिक टेबल क्रिएट करा जो आज की डेट में हम पढ़ते हैं। वो अब आपकी बुक्स में भी बने हुए हैं, और क्लास 12 जब आप केमिस्ट्री रीड करोगे तो आपको उसमें पूरा एकदम से भरपूर, एकदम आनंद से पढ़ना भाई, मज़े से, पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो देखो नोट्स के साथ साथ पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल। न्यूलैंड का जो लॉ था वो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव था, वो म्यूज़िक के नोट्स के ऊपर बेस्ड था, म्यूज़िक के नोट्स को भी फॉलो करता था। अच्छा, न्यूलैंड कहता था एटॉमिक मास इज़ द फंडामेंटल प्रॉपर्टी, कि जो मैं पीरियोडिक टेबल क्रिएट कर रहा हूँ वो एटॉमिक मास को बेसिस मानते हुए ही बना रहा हूँ, एटॉमिक नंबर को तो यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं एटॉमिक मास को कर रहा हूँ। और जब न्यूलैंड काम कर रहा था तो उसके टाइम पे 56 एलिमेंट्स जो थे डिस्कवर हो चुके थे। कौन एलिमेंट्स, मतलब वही आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, ऐसे 56 एलिमेंट्स थे जिनके ऊपर वो टेबल बनाने की कोशिश कर रहा था। कौन? न्यूलैंड। अच्छा, फिर अब न्यूलैंड ने जो अपना पीरियोडिक टेबल बनाया, क्या वो पीरियोडिक टेबल एकदम परफेक्ट था? नहीं भाई। उसकी जो ये प्रॉपर्टीज़ थी ना, कि फर्स्ट की प्रॉपर्टी और एट्थ की प्रॉपर्टी सेम होंगी, ये थोड़ी दूर तक ही जा सकी। उस टाइम पे एक एलिमेंट था कैल्शियम, जो कि आज की डेट में भी है। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20 और एटॉमिक मास होता है 40। तो कैल्शियम का जो एटॉमिक मास था ना 40, यहीं तक। क्योंकि एटॉमिक मास क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो न्यूलैंड है वो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स है, वो किसको फंडामेंटल प्रॉपर्टी मान रहा है? एटॉमिक मास को। तो न्यूलैंड का जो लॉ है वो कहाँ तक अप्लाई हो, उसका कहाँ तक वैलिड हुआ? सिर्फ और सिर्फ एटॉमिक मास 40, और ये किसका था? कैल्शियम का था। तो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। अब न्यूलैंड की लिमिटेशन क्या थी कि कैल्शियम तक उसका टेबल चलता रहा, कैल्शियम के बाद उसका टेबल चला नहीं। एलिमेंट डिस्कवर थे 56, ठीक है, और ये पहुंचा कोई 20 के आसपास ही, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 20 है। अच्छा जी, फिर क्या होगा? फिर इसकी भी कुछ लिमिटेशंस आ गई। लिमिटेशंस आ गई क्या, कि ये इससे आगे नहीं बढ़ सका, ठीक है, इसने एटॉमिक मास को ही फंडामेंटल प्रॉपर्टी लिया, ये सब कुछ इसकी लिमिटेशंस भी अगर आपको पेपर में है तो आप लिख सकते हो। फिर एक तीसरा बंदा आया, उसका नाम था मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव नाम था उनका। तो जो मेंडलीव थे, मेंडलीव ने देखा कि कुछ कमियां जो डोबरनियर ने और न्यूलैंड ने करी हैं उसको मैं थोड़ा सुधारूँ। तो क्या सुधार कर सकता हूँ मैं? अभी तक तो ये एटॉमिक मास को ही बेसिस लेकर के अपना पीरियोडिक टेबल बना रहे थे, कुछ नहीं किया उन्होंने, एटॉमिक मास देखा कितना और पीरियोडिक टेबल बना दिया, ठीक है। पर न्यूलैंड के बाद जो मेंडलीव आए हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा, थोड़ा दिमाग लगाया। इनके टाइम पे 63 एलिमेंट डिस्कवर थे, ठीक है, 63 एलिमेंट्स हैं। तो उन्होंने ना 63 पेपर लिए, 63 पेपर लिए और हर एक पेपर पे एक एलिमेंट लिखा। आप इमेजिन करो कि 63 उन्होंने पेजेस ले लिए हैं। जैसे एक पे लिख लिया है कैल्शियम, एक पे लिख लिया है सोडियम, एक पे लिख लिया पोटेशियम, एक पे लिख दिया आयरन, गोल्ड, सिल्वर, सब के ऊपर एक एक लिखते चले गए, लिख दिया। अभी क्या करेंगे, हर एक एलिमेंट को किसी से रिएक्शन कराएंगे। किससे कराएंगे रिएक्शन? इन्होंने कराया हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। भाई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्यों लिए? सॉरी, इनका मानना ये था कि ऑक्सीजन तो भाई हमारे आसपास बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, ठीक है, और ऑक्सीजन हर चीज़ के साथ रिएक्ट करती है। नंबर 2, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भी बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, वो भी सबके साथ रिएक्ट करती है, ठीक है। तो 2 एलिमेंट इनके दिमाग में थे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये अब हर एक एलिमेंट को हाइड्रोजन से भी रिएक्शन कराएंगे, ऑक्सीजन से भी रिएक्शन कराएंगे। दोनों से रिएक्शन करा करके जो रिजल्ट आएगा ना वो उसके पेपर पे लिख देंगे जहाँ पे एलिमेंट लिखा था। समझ रहे हो? 63 पेपर बनाए, 63 पेपर बना करके अब इन्होंने क्या किया, हाइड्रोजन से रिएक्शन करा। सपोज करके आयरन की बात करते हैं, एक पेपर पे आयरन लिखा हुआ है, ठीक है, उस पेपर पे इन्होंने क्या किया, आयरन वाले पेपर पे आयरन को हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराई, जो रिजल्ट आया पेपर पे लिख दिया। ऑक्सीजन के साथ आयरन की रिएक्शन कराई, जो रिजल्ट आया लिख दिया। ऐसे ही सबके साथ किया उन्होंने 63 के साथ। फिर उन्होंने देखा कि किस किस पेज के ऊपर रिजल्ट मैं सेम लिख रहा हूँ, ठीक है। जिस जिस पेज पे इन्होंने रिजल्ट सेम लिखे थे, यानी कि रिएक्शंस की आउटपुट सेम आ रही थी, उनको इन्होंने एक कॉलम में लिख दिया कि भाई इन सब की प्रॉपर्टीज़ तो सेम है, राइट। फिर जिनकी किसी और की प्रॉपर्टी सेम आ रही थी उनको दूसरे कॉलम में लिख दिया कि भाई इनकी प्रॉपर्टी सेम है।
समझ रहे हो मेरी बात ध्यान से? सबके साथ रिएक्शन करा करके सबके रिजल्ट उनके पेपर के ऊपर लिखे, फिर इन्होंने स्टडी किया कि किन किन के रिजल्ट सेम आ रहे हैं। जिनके रिजल्ट सेम आ रहे थे उनको इन्होंने क्या किया, रिजल्ट सेम आने के बाद इन्होंने उन सबको एक टेबल में अरेंज कर दिया, ठीक है। तो इनका एक टेबल बन गया था। तो ये थे मेंडलीव। मेंडलीव ने बड़ा दिमाग से काम किया, ठीक है। तो अब मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल जो बनेगा ना वो थोड़ा अच्छा होगा। अच्छा इन द सेंस, देखो यूज़ तो ये भी एटॉमिक मास को ही करेंगे, क्योंकि इनसे पहले मेंडलीव न्यूलैंड ने भी एटॉमिक मास को यूज़ करके अपना पीरियोडिक टेबल बनाया। डोबर्नियर ने भी एटॉमिक मास को यूज़ करके अपना पीरियोडिक टेबल बनाया। ये भी एटॉमिक मास को यूज़ करेंगे, बट इनका जो पीरियोडिक टेबल बनेगा ना वो बहुत मतलब थोड़ा सुपीरियर होगा, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा स्टडी किया होगा, ठीक है ना, बहुत अच्छे से स्टडी कर रहे हैं ये। ओके, फिर अब उसके बाद देखो क्या होगा। अब मैं इनका आपको बता देता हूँ कि जो आपने एग्जाम में लिखना है वो क्या लिखने वाले हो आप। देखो सबसे पहले एटॉमिक मास इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी, इन केस में भी ये लिखा है। एटॉमिक मास इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी, इन केस में भी ये लिखा रहेगा। जब आप डॉबर्नियर का पीरियोडिक टेबल लिखोगे उसमें भी सेम टू सेम लाइन लिखोगे, एटॉमिक मास इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी। बट जो आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लिखोगे पेपर में अगर आ गया तो उसमें लिखोगे एटॉमिक नंबर इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन एटॉमिक मास। याद रखना। तो उसमें आप क्या लिखोगे, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है अगर उसके बारे में आपको लिखने के लिए आएगा तो आप उसमें लिखोगे एटॉमिक नंबर इज़ मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी दैन एटॉमिक मास। यानी कि ये पूरी तरह से गलत नहीं बोलेंगे उनको, ये कहेंगे कि आपने जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी यूज़ करी है वो ठीक है, बट जो मैं एटॉमिक नंबर यूज़ कर रहा हूँ, यानी कि हेनरी मोसले, जो मैं एटॉमिक नंबर को फंडामेंटल प्रॉपर्टी बता रहा हूँ वो थोड़ा और ज़्यादा फंडामेंटल है, राइट। अच्छा, फिर इन्होंने क्या किया था, रिएक्शंस कराई थी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ। अब आपको पूछ ले कि इन दोनों के साथ ही रिएक्शन क्यों कराई, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन भी और ऑक्सीजन भी। अच्छा, अब जो इन्होंने पीरियोडिक टेबल क्रिएट करा उसमें 7 तो बनी रोज़। रोज़ क्या होती है, हॉरिजॉन्टल लाइंस, और 8 बन गई कॉलम, वर्टिकल लाइंस। तो जो रोज़ हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उनको तो इन्होंने बोला पीरियड्स, और जो वर्टिकल लाइंस है इनको इन्होंने क्या बोला, ग्रुप्स। ये ग्रुप्स और पीरियड इसको आपने याद रखना है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो मैं बताऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि कितनी, उसमें भी क्या रहेंगी, 7 तो रोज़ ही रहेंगी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, और 8 है ना, यहाँ पे 8 के आगे 1 और लगा देना, 18 कॉलम्स हैं उसमें, ठीक है। ओके, और इनके टाइम पे एलिमेंट कितने डिस्कवर थे, 63। भाई मेंडलीव बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंडलीव ने बहुत ज़्यादा प्रिसाइजली अपने पीरियोडिक टेबल को क्रिएट किया था। अब इन्हीं की हम अचीवमेंट भी पढ़ने वाले हैं और इन्हीं की हम लिमिटेशन भी पढ़ेंगे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो मेंडलीव की बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपने देख लिया है। तो जब अगर मेंडलीव के ऊपर 4 नंबर का क्वेश्चन आ गया तो कैसे लिखोगे, इंट्रोडक्शन दोगे पहले, तो इंट्रोडक्शन में ये 3-4 लाइनें लिखोगे, ठीक है। फिर लिखोगे अचीवमेंट्स क्या हैं, एक आप हेडिंग दोगे प्रॉपर, ठीक है। फिर ये लिखोगे, फिर लिमिटेशंस क्या हैं, फिर आप ये लिखोगे। अच्छा, एक अचीवमेंट मैंने नीचे लिखी हुई है, ये मुझे बाद में याद आई थी, वो आप इसमें ऐड कर लेना, ये भी अचीवमेंट है भाई, ठीक है। अब मैं पढ़ा देता हूँ आपको। तो देखो भाई, फिर इसकी अचीवमेंट देखो और क्या क्या है। अचीवमेंट क्या है भाई, जब ये पीरियोडिक टेबल क्रिएट कर रहा था, सपोज करके इसने आयरन वाला टेबल लिया, मतलब आयरन का जो पेज था उस पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से इसने रिएक्शन कराई, ऐसे बहुत सारों से रिएक्शन कराई इसने, ठीक है। जब ये रिएक्शन करा रहा था ना तो इसे अंदाज़ा हो रहा था कि एक जो वर्टिकल लाइन है उसमें 7 एलिमेंट आ रहे हैं। ऐसा इमेजिन करो कि आप कुछ स्टडी कर रहे हो, उसके अंदर 7 एलिमेंट आए, सेकंड के अंदर भी 7 एलिमेंट आए, थर्ड के अंदर भी 7 एलिमेंट आए, जो फोर्थ लाइन आपने लिखी ना उसमें 3 एलिमेंट लिखे आपने। तो आपका दिमाग नहीं कहेगा यार सब में 7 7 7 आ रहे हैं तो इस लाइन में भी तो 7 आने चाहिए। तो वो क्या बोलेगा, फिर मेंडलीव सोचेगा यार ऐसा भी तो हो सकता है कि आज की डेट में कोई एलिमेंट डिस्कवर ना हो और फ्यूचर में जाकर डिस्कवर हो जाए। दोबारा सुनो मैंने क्या बोला। मेंडलीव ने प्रिडिक्शन दे दी थी कि एलिमेंट्स आएंगे। कैसे प्रिडिक्शन दी, उसने प्रिडिक्शन ऐसे दी भाई, उसने देखो जब वो स्टडी करके अपना टेबल क्रिएट कर रहा था, तो जब वो अपना पीरियोडिक टेबल क्रिएट कर रहा था तो उसके पीरियोडिक टेबल में जब वो ग्रुप्स क्रिएट कर रहा था, पीरियड क्रिएट कर रहा था, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन भी बना रहा था, वर्टिकल लाइन भी बना रहा था, तो जब वो एलिमेंट्स को क्रिएट लिख रहा था कि भाई इनकी प्रॉपर्टीज़ एक जैसी हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ एक जैसी हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ एक जैसी हैं, तो जब वो ऐसे अरेंज कर रहा है तो फर्स्ट लाइन में उसके पास 7 एलिमेंट आ गए, ठीक है। सेकेंड लाइन में भी उसके पास 7 एलिमेंट आ गए, पर जब वो थर्ड लाइन लिख रहा है ना उसके अंदर वो 3 ही एलिमेंट लिख रहा है एग्जाम्पल के लिए, तो वो क्या सोचेगा कि भाई इधर भी 7 है, इधर भी 7 है, थर्ड लाइन में भी 7 आएंगे शायद, प्रिडिक्शन है शायद। तो अगर शायद है तो 4 एलिमेंट यानी कि अभी तक है ही नहीं,
तो फ्यूचर में आ जाएंगे। दिस वाज द प्रेडिक्शन ऑफ मेंडलीव। तो प्रेडिक्शन ऑफ एलिमेंट्स, अब इसकी प्रेडिक्शन क्या थी भाई, जैसे इसने कॉलम्स क्रिएट करे थे, ठीक है, वैसे ही प्रेडिक्शन के हिसाब से इसने बोला कि कुछ ऐसी एलिमेंट भी होंगे जो किसी से रिएक्शन बिल्कुल नहीं करेंगे, और जो किसी से भी रिएक्शन नहीं करते हैं वो हैं नोबल गैसेस। और इनका पीरियोडिक टेबल में जो कॉलम है, जो इनका ग्रुप है, वो होता है 18वां, 18th। तो ये भी एक नंबर का क्वेश्चन हो सकता है कि राइट द, या क्वेश्चन आ सकता है कि विच कॉलम या विच ग्रुप हैज़ नोबल गैसेस। तो आंसर हुआ 18, और नोबल गैसेस कभी किसी से रिएक्ट नहीं करती। तो ये अचीवमेंट की प्रेडिक्शन दे दी मेंडलीव ने। फिर सिस्टमैटिक स्टडी, भाई सिस्टमैटिक स्टडी क्यों, क्योंकि जो इससे पहले साइंटिस्ट थे जो पीरियोडिक टेबल क्रिएट कर रहे थे, जैसे न्यूलैंड हो गया, डोबरनीर हो गया, ठीक है, तो ये कैसे क्रिएट कर रहे थे, ये ओनली एटॉमिक मास को देख रहे थे। पर मेंडलीव भाई साहब ने तो भाई रिएक्शन कराई हाइड्रोजन ऑक्सीजन से, उनके वाली प्रॉपर्टीज़ तो देखी जो कि पहले वाले देख रहे थे, इसने एक्स्ट्रा ऐड किया। तो जब एक्स्ट्रा ऐड करेगा तो पीरियोडिक टेबल और शानदार बन गया, और वो शानदार क्या था, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी आ गई, केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी आ गई, ठीक है। अच्छा, आप ये आप सोच रहे होगे कि ये फ़ोन में क्या हो रहा है ना, भाई जब वीडियो रिकॉर्ड करते हैं ना तो आवाज़ गूंजती है, ठीक है, तो इस आवाज़ को थोड़ा सेट करने के लिए क्या करना पड़ता है, सामने वाले फ़ोन से तो वीडियो बन रही है, और इस वाले फ़ोन में क्या हो रहा है, इस वाले फ़ोन में ना मैं ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि ऑडियो थोड़ी अच्छी आए, ठीक है। ओके, तो चलो सिस्टमैटिक स्टडी हो गई भाई, सिस्टमैटिक स्टडी होगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अलग पता चलने लगी, केमिकल और अच्छे से पता चलने लगी। अच्छा हाँ, ये देखो इसकी प्रेडिक्शन भाई, जो अपना पीरियोडिक टेबल क्रिएट कर रहा है उससे कितनी तगड़ी चीज़ दी इसने। जो इससे पहले न्यूलैंड लो था या कोई भी, या डोबरनियर थे, वो स्टडी कर रहे थे, वो बेरिलियम का एटॉमिक मास 13.5 कह रहे थे, पर जब इसने अपनी कैलकुलेशन करी हैं, ठीक है, तो इसने कहा भैया नहीं, इसका एटॉमिक मास तो 9 है। हद हो गई भाई, मेंडलीव की क्या बंदा है, कमाल ही कर गया यार, है नहीं भाई, पढ़ो तो देखो कितना शानदार साइंटिस्ट है भाई, ठीक है। तो ये क्या है इनकी अचीवमेंट है। एक अचीवमेंट और देखो भाई, ए का बोरोन, ए का एल्यूमिनियम, ए का सिलिकॉन। जैसे मैंने अभी बताया कि इसने इमेजिन कर लिया यहाँ पे एलिमेंट आएंगे, यहाँ पे एलिमेंट आएंगे, यहाँ पे एलिमेंट आएंगे, तो प्रिडिक्शन थी इसकी। तो जो बोरोन था, बोरोन के बाद इसने जगह छोड़ दी, ठीक है, तो बोरोन के बाद जो जगह छोड़ी उसका एलिमेंट का नाम तो पता ही नहीं था इसको क्या रखेंगे, तो इसने उसका नाम दिया ए का बोरोन। ऐसे इसने ए का एल्यूमिनियम, ए का सिलिकॉन, यानी एल्यूमिनियम के बाद जगह छोड़ी ए का एल्यूमिनियम, सिलिकॉन के बाद जगह छोड़ी ए का सिलिकॉन, ठीक है। तो फिर वो फ्यूचर में एलिमेंट डिस्कवर हुए, वो कौन से थे, ए का बोरोन था स्कैंडियम, ए का एल्यूमिनियम था गैलियम, ए का सिलिकॉन था जर्मेनियम, राइट। तो प्रेडिक्शंस बहुत तगड़ी हैं भाई, बहुत तगड़ी हैं। मेंडलीव छा गए भाई तुम। अब लिमिटेशन पे आते हैं भाई। लिमिटेशन देखो, लिमिटेशन तो ना अगर आपको किसी की पूछ ले तो इसके वाले लिख देना सिंपल, ठीक है। जैसे सबसे आज, ये तो आज के पीरियोडिक टेबल में भी लिखा है, आज का पीरियोडिक टेबल देखोगे ना मॉडर्न में, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आप ध्यान से देखोगे जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन और बाकी पीरियोडिक टेबल में ना थोड़ा सा गैप रखते हैं, थोड़ा सा गैप। तो वो गैप क्या कह रहा है, वो गैप कह रहा है, वो जस्टिफाई ये कर रहा है कि भाई ये जो हाइड्रोजन है ना तो ये मेटल है ना ये नॉन मेटल है, क्योंकि दोनों की प्रॉपर्टीज़ दिखा रहा है, तो इसलिए उसको ऐसे ही। तो जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इसकी सेटिंग अच्छे से नहीं बन पाई तो हाइड्रोजन की प्लेसमेंट तो मेंडलीव भी नहीं कर पाया, तो मेंडलीव जो है प्लेसमेंट कर नहीं पाया था। फिर आइसोटोप्स, अब भाई आइसोटोप्स मत पूछना, चलो बता देता हूँ। आइसोटोप क्या होते हैं, ऐसे एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक नंबर सेम हों और एटॉमिक मास अलग अलग हों। फॉर एग्जांपल कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और एटॉमिक मास 12, बट ऐसा नहीं है, कार्बन का एक एटॉमिक मास और होता है, वो होता है 14, यानी कि कार्बन का एटॉमिक नंबर तो 6 है, एटॉमिक मास 14 भी हो सकता है और एटॉमिक मास 12 भी हो सकता है। तो ऐसे एलिमेंट्स को बोलते हैं आइसोटोप्स। एक एग्जांपल देता हूँ बड़ा अच्छा सा, आइसोटोप्स का एग्जांपल होता है, देखो हाइड्रोजन का है 1H1, 1H2, 1H3, यानी ये तो हाइड्रोजन है, इसको बोलते हैं ड्यूटीरियम, इसको बोलते हैं ट्रीटियम, ठीक है। और ये सारे के सारे क्या हैं, आइसोटोप्स हैं, ठीक है। तो आइसोटोप्स में देखो जो नीचे लिखते हैं एटॉमिक नंबर होता है, सबका एटॉमिक नंबर 1 है, इसका एटॉमिक मास 1 है, इसका एटॉमिक मास 2 है, इसका एटॉमिक मास 3 है। तो ये तीनों के तीन हाइड्रोजन हैं, तो इसमें आइसोटोप्स हैं। अब हुआ क्या, देखो ये आइसोटोप्स को सही से रख नहीं पाया, क्यों नहीं रख पाया भाई, इसको ये तो पता ही नहीं चल रहा था, ये तो एटॉमिक मास के बेसिस पे चल रहा था कि एटॉमिक मास 1, एटॉमिक मास 2, एटॉमिक मास 3। अब जिसका एटॉमिक मास 3 है वो भी हाइड्रोजन दिख रहा है,
जिसका एटॉमिक मास 2 है वो भी हाइड्रोजन है, जिसका एटॉमिक मास 1 है वो भी हाइड्रोजन है। तो अगर उसको तीनों के तीन एलिमेंट मिल गए ना तो वो तीनों को अलग अलग रख देगा, कि क्योंकि वो तो एटॉमिक मास के बेसिस पे चल रहा था, इसको अलग रख देगा, इसको अलग रख देगा, इसको अलग रख देगा, पर तीनों के तीन सेम ही एलिमेंट है, तो वो आइसोटॉप्स की प्लेसमेंट नहीं कर पाया। आई होप आपको समझ आ गया हो। फिर पीरियोडिसिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। पीरियोडिसिटी मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। पीरियोडिसिटी का मतलब होता है कि कुछ प्रॉपर्टीज़ रिपीट होती हैं। क्या रिपीट हो रही हैं? सा रे गा मा पा धा नी सा, सा की प्रॉपर्टी सा के साथ रिपीट हो रही है, ठीक है। और कितने गैप के बाद? 7 एलिमेंट्स के बाद। जो चीज़ कुछ थोड़े पीरियड के बाद रिपीट हो जाए, फिक्स इंटरवल के बाद, उसे बोलते हैं पीरियोडिसिटी। जैसे सुबह के 9 बज रहे हैं, रात को भी 9 बजेंगे, सुबह 10 बज रहे हैं तो रात को भी 10 बजेंगे। पीरियोडिसिटी, बार बार रिपीट होती हैं चीज़ें, उसे पीरियोडिसिटी कहते हैं। तो पीरियोडिसिटी को एक्सप्लेन नहीं किया भाई मेंडलीव ने। अच्छा, फिर लाइक एलिमेंट लाइक गोल्ड एंड प्लेटिनम इन द डिफरेंट ग्रुप्स। भाई गोल्ड की और प्लेटिनम की प्रॉपर्टी सेम थी, बट उनको डिफरेंट डिफरेंट जो है ग्रुप्स में रख दिया, ठीक है। ये भी इसकी कमी थी। बाकी इसने रिएक्शन करा करके तो देखी होगी, तो रिएक्शंस कभी कभी होता है सेम नहीं आती। तो गोल्ड की रिएक्शन भी उससे कराई थी, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से, इसकी भी कराई थी। इसको इसके हिसाब से प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट आ रही थी, तो इसने अलग अलग जगह पे रख दिया। बट आज की डेट में देखते हैं तो इनकी प्रॉपर्टीज सेम है, ठीक है जी। तो भाई ये नोट्स पढ़ लो, अच्छे से वीडियो को देख लो और छा जाओ यार, है ना। आई होप कि वीडियोस अच्छी लगेगी, और फिर आप शेयर भी कर सकते हैं इसको अपने फ्रेंड्स के साथ। दिखा दो, CBSE के एग्ज़ाम आ रहे हैं, नज़दीक हैं, ठीक है। तो चलो फिर, ठीक है देन, थैंक यू सो मच, बाय बाय।